नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे पारिभाषिक शब्दावली निर्माण में सक्रिय संप्रदाय। देखिए पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है ये हमने जाना। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में संप्रदायों की क्या आवश्यकता थी, क्योंकि जो पारिभाषिक शब्दावली है वर्तमान वैज्ञानिक और तकनीकी युग में हमें पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता निरंतर महसूस हो रही थी। इसीलिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस ओर हमने ज़्यादा ध्यान दिया, क्योंकि जो यूरोपीय देश थे या जो पाश्चात्य देश थे वो इस ओर काफ़ी विकास कर रहे थे। तो भारत को भी ज़रूरत थी कि अपनी भाषा में पारिभाषिक शब्दों का समन्वय करे या उनका निर्माण करे। इसीलिए भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया और उसके अंतर्गत तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन किया गया, यानी टेक्निकल जो शब्द है उसका निर्माण करना। इसीलिए अलग अलग संप्रदायों का निर्माण हुआ। इन संप्रदायों का काम क्या है ये बताना कि किस प्रकार से पारिभाषिक शब्दों का चयन किया जाए। अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग उनके मत हैं। तो आज यहाँ पर हम प्रमुख रूप से 3 संप्रदायों की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनके मत क्या है, उनके विचार क्या है पारिभाषिक शब्दावली के चयन के बारे में। तो आइए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला जो संप्रदाय है वो मानता है राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत को। राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत यानी राष्ट्र को ही महत्व देना, राष्ट्र की भाषा को महत्व देना, राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करना। इस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? डॉक्टर रघुवीर हैं। और समर्थक कौन है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन इस विचारधारा के समर्थक हैं। ये क्या मानते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली के लिए संस्कृत के शब्द, संस्कृत के उपसर्ग, उसी के प्रत्यय और उसी की धातुओं को आधार बनाकर नए शब्दों का निर्माण हमें करना चाहिए। यानी मुख्य बात क्या है कि हमें संस्कृत भाषा को आधार बनाकर ही पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं कि भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। भारत की लगभग सभी जो भाषाएं हैं उनका विकास संस्कृत भाषा से हुआ है। तो संस्कृत से हम ऐसे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं जो संपूर्ण भारत के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। और इसके साथ साथ क्योंकि जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, वो भी इसी में से उत्पन्न हुई है, तो वो भी इस मत को स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए मानते हैं कि संस्कृत के शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और धातुओं का हमें आधार बनाकर नए शब्दों का निर्माण करना चाहिए। इसीलिए इस संप्रदाय को क्या माना गया है? राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत को मानने वाला संप्रदाय माना गया है। ये लोग तो हैं जो इसके प्रवर्तक हैं डॉक्टर रघुवीर, और जो समर्थक हैं वो भी ये मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर कुछ लोग एक संगठन बना लेते हैं या एक मत की अभिव्यक्ति करते हैं, उसके साथ विरोधी स्वर भी उठने लगता है। तो राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत के विरोध में भी अनेक विचार सामने आए हैं, उनके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। ये विरोध के कारण क्या हैं कि राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत को ना मानने वाले जो विद्वान हैं वो इसका विरोध क्यों करते हैं? वो ये मानते हैं कि संस्कृत भाषा के प्रयोग से जिन तकनीकी शब्दों से हम हिंदी का रूपांतरण करेंगे वो संभव नहीं होगा। यानी बहुत से ऐसे तकनीकी शब्द हैं जिनका संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण नहीं किया जा सकता। दूसरा ये मानते हैं कि विदेशी भाषाओं के असंख्य पारिभाषिक शब्द भारत में प्रचलित हो चुके हैं। यानी विदेशी भाषाओं से हमने बहुत सारे शब्द ले लिए हैं जिनका कि हम हमारे प्रचलन में हम ले चुके हैं। इनके स्थान पर नए शब्दों का प्रयोग करना अब हमारे लिए उचित नहीं है, यानी एक मुश्किल काम हो जाएगा। फिर ये कहते हैं कि संस्कृत के आधार पर बने पारिभाषिक शब्द कठिन होंगे, यानी मुश्किल होंगे, जिससे कि जन साधारण के उनको प्रचलन में नहीं ला पाएगा। यानी उनका प्रचार प्रसार साधारण लोगों में नहीं होगा, तो वो पारिभाषिक शब्द हमारे किसी उपयोग में
नहीं आ पाएंगे। तो ये मुख्य रूप से इनके जो विचार हैं ये 3 विरोधी कारण मानते हैं। एक तो कि हिंदी में संस्कृत से रूपांतरण संभव नहीं है तकनीकी शब्दों का। दूसरा ये मानते हैं कि जिनका हम पहले से प्रचलन में जिन शब्दों को ले चुके हैं अन्य भाषाओं का, अब उनमें बदलाव करना संभव नहीं है। तीसरा ये मानते हैं कि संस्कृत से जो हम पारिभाषिक शब्द बनाएंगे वो थोड़े मुश्किल होंगे और मुश्किल शब्दों को हम जनसाधारण में प्रचलन में आसानी से नहीं ला पाएंगे। तो वो पारिभाषिक शब्द जब प्रचलन में ही नहीं आएंगे तो हमारे लिए उपयोगी भी नहीं होंगे। तो ये इसके विरोध के प्रमुख कारण हैं। दूसरा जो सिद्धांत है वो है अंतर्राष्ट्रीयवादी, यानी पहला जो हमने लिया वो कौन सा लिया, वो लिया हमने राष्ट्रीयवादी। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीयवादी। राष्ट्रीयवादी में हमने ये माना कि वो केवल राष्ट्र की भाषा यानी संस्कृत को आधार बनाने की बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसा नाम से स्पष्ट है अंतर्राष्ट्रीयवादी, ये इसके समर्थक कौन है, सी राजगोपालाचारी और गंगा प्रसाद मुखर्जी इसके समर्थक हैं। इनका मत क्या है, ये कहते हैं कि अंग्रेजी तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के पारिभाषिक शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लेना चाहिए, यानी हमें राष्ट्र की सीमाओं तक बंधे हुए नहीं रहना चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषाओं के पारिभाषिक शब्दों को हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। इसके लिए 1940 ईस्वी में अवतार हैदर की अध्यक्षता में पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया। कब किया गया, 1940 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, अवतार हैदर इसके अध्यक्ष थे। 1949 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग ने इस शब्दावली को स्वीकार भी कर लिया, यानी जो अवतार हैदर की अध्यक्षता में पारिभाषिक शब्दों को निर्माण करने की समिति ने जिन शब्दों को निर्माण करने का कार्य शुरू किया था, विश्वविद्यालय आयोग ने उस शब्दावली को स्वीकार भी कर लिया था। फिर 1950 ईस्वी में पारिभाषिक शब्दावली बोर्ड द्वारा इस निर्णय का अनुमोदन भी किया गया। कब किया गया, 1950 में, यानी 1940 में समिति बनाई गई, 1949 में इसे विश्वविद्यालय आयोग ने इस शब्दावली को स्वीकार भी किया और 1950 में इस शब्दावली बोर्ड द्वारा इस निर्णय का अनुमोदन भी कर लिया गया। अब जो अंतर्राष्ट्रीयवादी सिद्धांत का विरोध करने वाले कारण हैं वो कौन से हैं, यानी विरोधी कारण कौन से हैं। पहला जो है वो है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और चिकित्सा आदि पारिभाषिक शब्द पहले से ही हिंदी भाषा में प्रचलित है, यानी जीव विज्ञान से जुड़े हुए, भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए और चिकित्सा से जुड़े हुए जो पारिभाषिक शब्द हैं वो पहले से ही हिंदी भाषा में प्रचलित है। तो हम जब हमारे पास हिंदी भाषा में इनके शब्द हैं तो हम अंग्रेजी या अन्य भाषा के शब्दों को क्यों लें। दूसरा क्या है कि संपूर्ण विश्व में कोई एक पारिभाषिक शब्दावली नहीं है। ये कहते हैं कि अंग्रेज़ी और अन्य जो विश्व की भाषाएं उनके शब्द ले लो, लेकिन सारे विश्व की एक भाषा तो नहीं है, क्योंकि इसके अपवाद भी हैं। जैसे हम देखते हैं चाइना को अगर देखें, जापान को अगर देखें, तो उन्होंने अंग्रेज़ी को अपनी आधार नहीं बनाया या विश्व की अन्य भाषा को अपना आधार ना बनाकर अपनी ही भाषा के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया और उन्होंने आशा से परे, आशातीत उन्नति भी विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में की है। तो इसीलिए ये इसका अपवाद है कि संपूर्ण विश्व में कोई एक पारिभाषिक शब्दावली नहीं है, तो हम अंग्रेजी को क्यों माने। तीसरा क्या है कि वैज्ञानिक उन्नति का पश्चिमी जगत या अंग्रेजी भाषा से कोई विशेष संबंध नहीं है, यानी ये मानते हैं कि वैज्ञानिक क्षेत्र में अगर उन्नति करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि हम पश्चिमी जगत की भाषा या अंग्रेजी भाषा को हम लें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन भाषा के प्रयोग से हम विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति कर पाएंगे। यहाँ पर फिर वही अपवाद रूप में हम जापान ले सकते हैं, चीन को ले सकते हैं। उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा को आधार नहीं बनाया, बल्कि अपनी ही भाषाओं को आधार बनाकर उन्होंने विज्ञान में इतना विकास किया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध करने वाले इन विचारों को स्पष्ट करते हैं। देखिए, कुछ तो है जो राष्ट्रीयवादिता का समर्थन करते हैं, कुछ है जो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो तकनीकी शब्दावली के निर्माण के लिए समन्वयवादी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, यानी ना तो राष्ट्रीय स्तर की शब्दावली को अपनाओ, ना ही अंतर्राष्ट्रीयता को महत्व दो, यानी दोनों के बीच का हमें एक मार्ग ढूंढ लेना चाहिए जिससे कि हम विकास कर पाएँ। इनका मत क्या है, ये कहते हैं कि विभिन्न विचारधाराओं के शब्दों को ग्रहण करते हुए
प्रचलित शब्दों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए, कि हम अलग अलग विचारधाराओं के शब्दों को मान लें और जो प्रचलित शब्द हैं, जो ज़्यादा प्रयोग में लाए जा रहे हैं, उन्हीं शब्दों को अहमियत दी जानी चाहिए। विदेशी भाषाओं तथा अन्य भाषाओं के शब्द भी हमें ग्रहण कर लेने चाहिए, चाहे वो कोई सी भी भाषा के हों, लेकिन अगर हमारे लिए उपयोगी हैं तो हमें उनको अपना लेना चाहिए। उसके बाद अपने शब्द भंडार का ही अत्यधिक उपयोग होना चाहिए, लेकिन हम विदेशों से दिए गए जो शब्द हैं वो हम अपना लें, खुले मन से उनका स्वागत करें, लेकिन फिर भी हमें अपने शब्द भंडार का ध्यान रखना चाहिए, यानी उसका ही अधिक उपयोग करना चाहिए। जनसाधारण के प्रचलित विदेशी शब्दों को ग्रहण कर लेना चाहिए, यानी जो आम जनता में प्रचलित विदेशी शब्द हैं उनको हमें अपना लेना चाहिए, लेकिन जो विदेशी शब्दों की ध्वनि व्यवस्था है उसको हमें अनुकूलित कर लेना चाहिए। यानी जब हम उनका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो उनका उच्चारण करते हैं, वो हमें अपने अनुसार उनमें बदलाव कर लेना चाहिए। फिर वो क्या कहते हैं कि आवश्यक हो तो अन्य भाषाओं से ग्रहण किए गए शब्दों के आधार पर नए शब्दों का निर्माण करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। यानी जो हमने अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण किए हैं उसमें नए शब्दों का भी निर्माण करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। संस्कृत भाषा में कोई पारिभाषिक शब्द प्रचलित है तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, यानी ये संस्कृत भाषा को भी नहीं नकारते। साथ में तो ये विदेशी भाषाओं के शब्दों को भी स्वीकार करने की बात करते हैं, लेकिन संस्कृत का भी त्याग करने की बात नहीं करते, दोनों भाषाओं में समन्वय की बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि संस्कृत भाषा से भी हमें अगर कोई पारिभाषिक शब्द मिले तो हमें उसे अपना लेना चाहिए। विदेशी तकनीकी शब्द संस्कृत भाषा के अनुकूल ना हो तो उसे हिंदी में स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी किसी विदेशी और टेक्निकल या तकनीकी शब्द को अगर हम संस्कृत भाषा के माध्यम से अगर ना ले पाएँ, उसका परिवर्तन ना कर पाएँ, तो हमें उसे हिंदी भाषा के माध्यम से स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके बाद यदि लोक प्रचलित तथा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द उचित हों तो भी उन्हें पारिभाषिक शब्दों के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। यानी लोगों में जो प्रचलित है या अन्य भारत की जो भाषाएं प्रयोग में आती है उनके शब्दों को भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। तद्भव शब्दों को भी पारिभाषिक शब्दावली में स्थान दिया जा सकता है, यानी जो तत्सम संस्कृत से बदल गए हैं, तद्भव जो शब्द हैं उनका भी हम प्रयोग कर सकते हैं पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में। उसके बाद है अंग्रेजी भाषा के जटिल शब्दों का हिंदी रूपांतरण हमें कर लेना चाहिए। यानी अंग्रेजी में जो जटिल शब्द हैं उनको हमें हिंदी में रूपांतरित कर लेना चाहिए, उसका बदलाव कर लेना चाहिए। तो ये जो समन्वयवादी सिद्धांत है ये मानते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली को समृद्ध बनाने के लिए हमें किसी एक संकीर्ण दायरे में नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें समस्त जो विचारधाराएं हैं उनका समन्वय कर लेना चाहिए, चाहे वो विदेशी शब्दों का समावेश है, चाहे वो संस्कृत भाषा के शब्दों का समावेश है, इसके साथ साथ चाहे हिंदी शब्दों का समावेश है, लेकिन तद्भव और लोक प्रचलित शब्दों या अन्य भारतीय भाषाओं में प्रचलित पारिभाषिक शब्दों को भी लेने से या शामिल करने से ये परहेज नहीं कर रही। इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा के मुश्किल शब्दों को हिंदी में बदलने में भी इन्हें कोई परहेज नहीं है। जैसे कि ट्रेजेडी को हम त्रासदी कह सकते हैं, अकेडमी को हम अकादमी कह सकते हैं, यानी हम अपनी इच्छा से उसमें बदलाव करके उन शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो आज हमने 3 सिद्धांतों के बारे में जाना जो कि प्रचलित सिद्धांत हैं। जो सबसे पहला था वो राष्ट्रीयवादी सिद्धांत है। राष्ट्रीयवादी सिद्धांत क्या कहता है कि राष्ट्र की भाषा यानी संस्कृत को महत्व दिया है। इसके विरोध में भी स्वर उठे हैं। वो ये कहते हैं कि संस्कृत के शब्द मुश्किल हो सकते हैं, उनका प्रचलन मुश्किल हो सकता है, इसलिए हमें इनको नहीं अपनाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीयवादी जो सिद्धांत है ये कहते हैं हमें अंग्रेजी और अन्य अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को अपना लेना चाहिए। इसके लिए समिति भी बनाई गई और इस पर कार्य भी किया गया, लेकिन जो इसके विरोध में लोग आए उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी बाहर की भाषा को अपनाएं, क्योंकि बाहर की भाषा से ही विज्ञान में उन्नति हुई हो, ये ऐसा कहीं पर उदाहरण हमें नहीं मिलता। और अपनी भाषा से उन्नति का उदाहरण हम जापान और चीन को देख सकते हैं, जिन्होंने कि विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास किया है। तीसरा जो संप्रदाय या सिद्धांत हमने जाना वो है समन्वयवादी। समन्वय का मतलब समानता, एकता स्थापित करना।
ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों सिद्धांतों में समन्वय की बात करते हैं। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि लोक प्रचलित शब्दों और लोक प्रचलित भाषाओं के पारिभाषिक शब्दों को भी हमें खुले दिल से स्वीकार कर लेना चाहिए। तो आज हमने यहाँ विस्तार से जो 3 सिद्धांत हैं, राष्ट्रीयवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी और समन्वयवादी, इनके बारे में विस्तार से जाना। तो निष्कर्ष रूप से हम ये मानते हैं कि समन्वयवादी सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है और इसी का अनुमोदन हमें करना चाहिए पारिभाषिक शब्दों के चयन में। उम्मीद करती हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।